हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज एक बार फिर हम आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी फिलहाल हम लोग यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहे हैं, पेपर वन का रिवीजन कर रहे हैं। यूजीसी नेट एग्जाम अब आने ही वाला है। 10 दिनों के बीच का अंतराल है, और उसके बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ लोग के एग्जाम्स जल्दी हैं, कुछ लोग के एग्जाम्स लेट से हैं। पर तैयारी सबको अच्छी तरह से करनी है, कॉन्फिडेंट होना है एग्जाम के पहले, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। क्योंकि एनटीए आपको घुमा सकती है, एनटीए आपको चैलेंज कर सकती है। तो आप एनटीए के सोच को समझिए और उस अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने कहा था कि कितना भी अच्छा तैयारी आप कर ले, कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन आप कर ले, अगर आपका रिवीजन नहीं है तो वो सारी प्रिपरेशन धरे के धरे रह जाएंगे। तो रिवीजन करने के लिए मैं आपके साथ कनेक्ट हो चुका हूं, जहां पे मैं आपके साथ पेपर वन के एक यूनिट को, किसी भी एक टॉपिक को रोज रिवाइज करवाता हूं, ताकि आपका प्रिपरेशन मेरे साथ साथ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम कम्युनिकेशन पे मास मीडिया समझेंगे, मास मीडिया को रिवाइज करेंगे और समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं मास मीडिया से। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके एंड दे आल्सो गेट दिस फैसिलिटी ऑफ हैविंग सच ए नाइस इंटरेक्शन। और बहुत इंपॉर्टेंट, आधा अधूरा काम ना करें। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन पे हम शुरू करेंगे। लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि लास्ट तक नहीं अगर आप देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा आप ना ही देखें। ऑलराइट। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किया था। आज हम मास मीडिया समझेंगे। तो मास वर्ड का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली मैं उतरता हूँ, कोई इधर उधर की बातें नहीं। मास वर्ड का मतलब क्या होता है? तो देखिए, मास वर्ड का पॉजिटिव मतलब भी हो सकता है, नेगेटिव मतलब भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है मास वर्ड का? यानी कि भीड़, मास मूवमेंट हम कहते हैं ना, जैसे गांधी जी ने मास मूवमेंट किया था, तो वो पॉजिटिव मतलब है, भीड़। इसमें स्ट्रेंथ कोनोटेट होता है, इसमें सॉलिडेरिटी कोनोटेट होती है, आम जनता की सॉलिडेरिटी। जैसे अभी हाल ही में कलकत्ते में जो बहुत ही दुखद घटना घटी एक डॉक्टर के साथ, उसके बाद कलकत्ता में और पूरे देश भर में लोग जिस तरह से मास मूवमेंट करने उतर आए, वो सॉलिडेरिटी थी। उस लड़की के लिए, उस बेटी के लिए वो सॉलिडेरिटी थी। वो मास मूवमेंट है। तो मास का ही पॉजिटिव मतलब होता है। पर मास का एक नेगेटिव मतलब भी होता है, मास का एक नेगेटिव मतलब भी होता है। नेगेटिव मतलब क्या होता है? नेगेटिव मतलब होता है मास का इग्नोरेंट। जब भीड़ होती है उसे हम इग्नोरेंट कॉनोटेट करते हैं, अनरूली मास कहते हैं, जिसमें लैक ऑफ कल्चर है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस है, और कभी कभी लैक ऑफ रैशनैलिटी भी है। तो मास के दो मतलब होते हैं। ये मास का सोशलिस्ट ट्रेडिशन रहा है, सोशलिस्ट ट्रेडिशन ये रहा है। पर जर्नलिज्म में या कम्युनिकेशन में इसके काफी मतलब हो सकते हैं। मास मीडिया यानी कि ऐसा मीडिया जो एक साथ कई लोगों के साथ संवाद कर रहा है, एक साथ कई लोगों के साथ संवाद कर रहा है, संवाद कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है। और मास मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है आम जनता पर, बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। जैसे सिनेमा, सिनेमा भी एक मास मीडिया ही है। क्यों? क्योंकि अगर एक सिनेमा बनता है, उससे आप एक साथ कई लोगों को संदेश पहुंचाते हो। जैसे अभी हाल ही में मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें मुझे मालूम पड़ा, लक्ष्य मूवी आई थी जब, आई थिंक 2004 में। वो मूवी जावेद अख्तर साहब ने लिखी थी, और उस मूवी को लिखने से पहले उनका इंटरेक्शन हुआ था एक आर्मी ऑफिसर के साथ। और आर्मी ऑफिसर ने कहा था कि लोगों की रिक्रूटमेंट कम हो गई है, लोग कम आ रहे हैं आर्मी में। तो उसके बाद जावेद अख्तर साहब ने इतनी अच्छी मूवी लिखी, लक्ष्य, इतनी मोटिवेटिंग मूवी थी कि उस मूवी को देख के लोग आर्मी में भर्ती होने लगे। यानी कि मास मीडिया का इन्फ्लुएंस लोगों पे है, सिनेमा का इन्फ्लुएंस लोगों पे है। सिमिलरली जब मूवी थ्री इडियट्स आई थी, उसके बाद काफी लोग इंजीनियरिंग की तरफ उनका रुझान हो गया था, ये भी है। और आज के तारीख में एनिमल जैसी मूवी भी आती है। तो जाहिर सी बात है कि एनिमल मूवी का भी इन्फ्लुएंस समाज पे पड़ेगा। तो जैसे कि हम कहते हैं कि जो सिनेमा है वो समाज का दर्पण है, समाज को दर्शाता है। तो मास मीडिया है ये। सिमिलरली रेडियो, आजादी की जो आजादी का जो बिगुल बजा था, उसमें मास मीडिया का बहुत अहम भूमिका थी। न्यूज़पेपर्स, रेडियो। अभी गांधी जी बिहार में क्या कर रहे हैं, वो बंगाल को कैसे पता चल रहा है, वो महाराष्ट्र को कैसे पता चल रहा है? रेडियो की सहायता से, अखबारों की सहायता से। अगर आपने इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट को अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपने ये धूमधाम से पढ़ा होगा कि न्यूज़पेपर्स का एक अहम भूमिका थी। पंजाब केसरी हो गई,
और जितने भी अलग अलग न्यूज पेपर्स उस समय चलते थे, ये सारे न्यूज़पेपर्स उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे। लोगों के बीच ये जागरूकता पैदा करते थे कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। और इसीलिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी आया था, अगर आपको याद हो। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आने का मतलब ये था कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज में क्या चीजें छप सकती है, उस पर कंट्रोल सरकार का होगा, कंपनी का होगा। तो ये सारी चीजें मास मीडिया से रिलेटेड है। तो मास मीडिया एक बहुत ही अहम, बहुत ही मजबूत कड़ी है किसी भी देश की। जैसे कि हम कहते हैं, हमारा न्यूज चैनल मास मीडिया है, जो जो जिसे हम कहते हैं मीडिया, मीडिया हाउस। दिस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। So this is very important. This is very critical for the growth of any country, for the growth of any culture, for the people, for the society. तो आप समझ रहे हैं कितना जरूरी है ये। तो आगे बढ़ते हैं। मास मीडिया का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो देखिए, मास मीडिया की जो ऑडियंस होती है वो बड़ी होती है। ऑडियंस इज लार्ज। क्यों लार्ज? क्यों? क्योंकि ये बड़े पैमाने में लोगों को एड्रेस कर रही होती है। और हेट्रोजीनियस होती है, एक तरह की ऑडियंस नहीं होते, हेट्रोजीनियस ऑडियंस होती है। जैसे ये जो मैं यूट्यूब चैनल बना के रखा है मैंने, हमारी ऑडियंस हेट्रोजीनियस नहीं है, मोस्टली होमोजीनियस होगी। वो ऑडियंस होगी वो जो या तो यूजीसी नेट प्रिपरेशन कर रही है या फिर जो इकोनॉमिक्स पढ़ रही है। पर मास मीडिया के जो ऑडियंस होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, अलग अलग धर्म विशेष, अलग अलग जाति विशेष, अलग अलग क्षेत्र विशेष, अलग अलग विचारधाराओं के साथ वो संबंध संबंध रखते हैं। तो मास मीडिया बड़ी होती है। रेडियो और टीवी इसका उदाहरण है, क्योंकि रेडियो और टीवी बड़े पैमाने पे ऑडियंस को टारगेट करती है। ठीक है। सोर्स इज एन इंस्टीट्यूशन और ग्रुप ऑफ पीपल। मास मीडिया का जो सोर्स है, जहां से वो कम्युनिकेशन हो रहा है, जहां से संवाद हो रहे हैं, वो जो सोर्स है वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक संस्थान है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक इंस्टीट्यूशन है, उसके थ्रू संवाद हो रहा है। या ग्रुप ऑफ पीपल, मैं अकेला मास मीडिया नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूशन नहीं हूं, मैं ग्रुप ऑफ पीपल नहीं हूं। ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि सरकार, मान लीजिए सरकार एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो कम्युनिकेशन करती है मास मीडिया के थ्रू। लाइव आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे, लाइव आ जाते हैं यूट्यूब पे, तो मास मीडिया को हम टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा क्या फीचर है? सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज यूज्ड टू रिप्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचा सकें। मीडिएटेड कम्युनिकेशन हो गया, मास ऑडियंस के साथ स्पेशल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, चैनल्स हो गए, न्यूज चैनल्स हो गए, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब पे लाइव आ जाओ, सारे लोगों को पता चल जाएगा कि आप लाइव हो, और कम्युनिकेशन हो जाएगा जनता के साथ एक बार में, साइमल्टेनियसली। पर मास मीडिया में यूजुअली फीडबैक नहीं होता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक नहीं होता। इस पे बहुत क्वेश्चंस बने हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू मास मीडिया। फीडबैक नहीं होता मास मीडिया में, क्योंकि जब आप जनता के साथ बात कर रहे हो, तब आप एक तरफा बात कर रहे हो, आपने बोल दिया, वहां से रिस्पॉन्स आप नहीं लेते हो यूजुअली। मास मीडिया में रिस्पॉन्स नहीं होता। अभी ऑडियंस इन मास मीडिया के ऑडियंस कैसे होते हैं, इसको समझिए। मीडिया रीच, मीडिया एक्सेस, मीडिया एक्सपोजर, मीडिया इफेक्ट। चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट: रीच, एक्सेस, एक्सपोजर, इफेक्ट। मीडिया रीच क्या होता है? यानी मीडिया कितने लोगों तक पहुंच रही है, पूरे आबादी में, पूरे जनसंख्या में कितने लोगों तक वो पहुंच पा रही है। मीडिया एक्सेस क्या होता है? मास मीडिया मे बी अवेलेबल बट द कैपेसिटी और विलिंगनेस टू यूज द मीडिया मे नॉट बी। जैसे मान लीजिए, अगर आज से 15 साल पहले मास मीडिया यूट्यूब का इस्तेमाल कर रही होती, नेता लोग यूट्यूब पे आके लाइव, मतलब यूट्यूब पे लाइव आके भाषण दे रहे होते, तो शायद उतने लोगों तक वो पहुंच नहीं पाती, उतने लोगों से एक्सेस नहीं कर पाते। क्योंकि आज से 15 साल पहले यूट्यूब हर घर में तो नहीं था, और अगर था भी तो वो रेगुलर बेसिस पे नहीं था, जिस बेसिस पे आज की तारीख में चल रहा है। आज की तारीख में इंटरनेट सस्ता हो गया हमारे देश में, हम वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स हैं डेटा के। तो आज यूट्यूब को ऐसा चैनल यूज किया जा रहा है जहां पे हम मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पर आज से 15 साल पहले नहीं कर सकते थे, क्योंकि लोगों के पास एक्सेस नहीं था। तो ये हो गया मीडिया एक्सेस। इसके बाद आते हैं मीडिया एक्सपोजर पे। ओनली दीज इंडिविजुअल्स हु एक्चुअली एक्सपोज देमसेल्व्स टू द मीडिया आर द मीडिया ऑडियंस। जो वाकई मीडिया एक्सपोजर, मीडिया के न्यूज के सामने, मीडिया के कम्युनिकेशन के सामने खुद को एक्सपोज करते हैं, वो मीडिया एक्सपोजर है। अब इसको समझना बड़ा जरूरी है। पॉल लेजर्सफील्ड ने यही कहा था आगे, अगर मास मीडिया के थ्रू कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, जरूरी नहीं कि अगर 100 में से 100 लोगों को वो चीज पता चल गई है तो 100 में से 100 लोग ही एक्सपोज हुए होंगे। ऐसा नहीं है। 100 में से मान लीजिए 70 लोग ही एक्सपोज हुए उस मीडिया कम्युनिकेशन में, बाकी 30 लोग उन 70 लोग के थ्रू
नॉलेजेबल हो सके हैं उन सब्जेक्ट में। मान लीजिए मोदी जी ने भाषण दिया कि नोट बंद हो जाएगा, तो क्या सब लोगों ने वो पर्टिकुलर लाइव कम्युनिकेशन सुना था कि 1,000 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोट बंद हो रहे हैं 2016 में? नहीं सुना था। कुछ लोगों ने सुना, जिन लोगों ने सुन रखा था वो मीडिया एक्सपोजर थे, और आगे उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, संबंधों को बताया होगा। तो ये होता है मीडिया एक्सपोजर। इसके बाद मीडिया इफेक्ट। मीडिया इफेक्ट क्या होता है कि मीडिया के वजह से क्या असर पड़ रहा है, जो लोग एक्सपोज हो रहे हैं मीडिया कम्युनिकेशन पे, उसके बाद उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनके मानसिकता पे, उनके सामाजिक चेतना पे किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। ये सब ऑडियंस से रिलेटेड बातें हैं, तो ध्यान रखना है इसको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ये विषय जो है ये थोड़ा जटिल है और बहुत डिटेल्ड है। मैं इसमें चाहूँ तो 3 घंटे बातें कर सकता हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा और यूजीसी नेट के परिप्रेक्ष्य में बनाऊंगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेलिंग में जा नहीं रहा। वरना बातें इसमें तो बहुत हो सकती है, अगर किसी दिन लाइव डिटेल क्लास लेंगे तो बहुत तगड़ा बातचीत करेंगे, ठीक है। अब यूजेस ऑफ मास मीडिया क्या होता है? मास मीडिया का यूज क्यों करते हैं हम लोग, यूज क्या जरूरत है मास मीडिया का? तो सबसे पहले तो एडवोकेसी फॉर बिजनेस एंड सोशल इश्यूज सच एज एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग। अगर आपको अपने चैनल की एडवर्टाइजिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, अपने नया रेस्टोरेंट खोला उसकी मार्केटिंग करनी है, तो आप मास मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अखबारों में इश्तिहार दे सकते हैं आप, टीवी में इश्तिहार दे सकते हैं आप, पैम्पलेट्स लगवा सकते हैं। तो आप एडवोकेसी की वजह से, एडवोकेसी एक रीजन है। इसके बाद एनरिचमेंट, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, जैसे लिटरेचर, किताबें, नॉवेल्स, सिनेमा, अच्छी सिनेमा जो आर्ट मूवीज होती है, ये सोशलाइजेशन करती है, समाज में परिवर्तन लाती है या कोई शिक्षा देती है। इसके बाद एंटरटेनमेंट हो गया, एक्टिंग, म्यूजिक, लाइट रीडिंग, कंप्यूटर गेम्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और पीआर, पब्लिक रिलेशंस में भी मास मीडिया बहुत काम आता है। पर अब समझते हैं फंक्शंस क्या है मास मीडिया के। तो हैरोल्ड लैजवेल के अकॉर्डिंगली अगर हम सोचें, तो मास मीडिया का जो फंक्शन है वो उसके इफेक्ट थ्योरी पे आती है। इफेक्ट थ्योरी यानी कि मास मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है जनता पे, ऑडियंस पे। तो सबसे पहला सर्विलियंस, इसका पहला फीचर है सर्विलियंस। ये एक इन्फॉर्मर का काम करता है। इनके आंख, कान सब खुले हुए हैं, ये वॉइस है ऑडियंस की। इसको इस तरह समझ लीजिए, गवर्नमेंट है, मास मीडिया है, ऑडियंस है, बस इतना समझ लीजिए। गवर्नमेंट की बातें ऑडियंस तक पहुंचाना, ऑडियंस की शिकायतें गवर्नमेंट तक पहुंचाना, इसका काम कर रही है, यानी ये सर्विलियंस कर रही है। ये सर्विलियंस कर रही है, आपके थॉट्स को, आपके एक्शंस को, आपके विचारधाराओं को ये इन्फ्लुएंस कर रही है इस तरह से। बहुत पावरफुल है ये बहुत पावरफुल है। आप समझ भी नहीं पाओगे ये कब आप पे हावी हो जाएगी, आपके विचारों पे हावी हो जाएगी। और इसमें एक और चीज आती है, क्लीशे। क्लीशे किसे कहते हैं? तो क्लीशे रिफर्स टू एन एक्सप्रेशन दैट हैज बीन ओवर यूज। जैसे हम कहते हैं ना, क्या क्लीशे बोल रहे हो। तो हर क्लीशे एक समय में ट्रेंडी चीज रहा होगा, क्योंकि क्लीशे वो चीज होती है जो बहुत ओवर यूज हो चुका है, जिसका आपने बहुत इस्तेमाल कर लिया, अब वो क्लीशे हो चुका है। तो हर क्लीशे एक जमाने में ट्रेंड रहा था, ठीक है। कोरिलेशन, डेवलपिंग पब्लिक ओपिनियन thus helping to create consensus in a society of on key issues। समाज में कौन से मुद्दे चल रहे हैं, ये भी मास मीडिया के थ्रू ही पता चलता है। मास मीडिया डिसाइड करती है उन्हें कौन सी चीजें दिखानी है, कौन सी चीजें नहीं दिखानी है। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें बेरोजगारी, महंगाई, जितने भी अपराध हो रहे हैं देश में, उसके बारे में टीवी पे चलाना है, तो उसको चलाएंगे। इससे सरकार के कान खुलेंगे, सरकार के कानों के सामने बम फटेगा। और अगर उनको उनको अगर ये मानना है कि वो अ, इन चीजों को चलाएं कि मंदिर, मस्जिद, धर्म, हिंदू, मुसलमान, तो वो उनको चला सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ असर तो नहीं पड़ेगा, हाँ, पर लोगों का एंटरटेनमेंट होता रहेगा। इसके बाद एडमिशन ऑफ सोशल इनहेरिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट मीडिया हैव अज्यूम्ड द फंक्शन ऑफ ट्रांसमिटिंग सोशल इनहेरिटेंस। आज की मीडिया के पास ये जिम्मेदारी भी है, ये फंक्शन भी वो है, करती है, ये फंक्शन भी अदा करती है कि वो सोशल इनहेरिटेंस पास ऑन करे, जो पहले माता पिता, टीचर्स या कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग करते थे, आज मास मीडिया भी ये कर रहा है। जैसे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम भी मास मीडिया का ही एक अंग है। और आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि इंस्टाग्राम वाकई हमारे समाज को, हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, पास ऑन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसका एक अहम भूमिका हमारे लाइफ में हो चुका है। द मीडिया टुडे प्रोवाइड मेन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस टू सोसाइटी। ये सोसाइटी में क्या चल रहा है मास मीडिया दिखाती है। सोसाइटी में कौन सा गाना ट्रेंडिंग चल रहा है आज, ये
मास मीडिया ही बता रही है आपको, अदरवाइज आपको कैसे पता? अगर आप इंस्टाग्राम से एक महीने निकल जाओ, आके देखो कि सब कुछ बदल गया, ट्रेंड बदल गए, रील्स बदल गए, होता है ना? तो क्यों हो रहा है? मास मीडिया का इन्फ्लुएंस है। इसे हम एजेंडा सेटिंग थ्योरी भी कहते हैं। ऑलराइट, चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थ्योरीज ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया में कितने थ्योरीज हैं, मतलब जिन लोगों ने मास मीडिया पे गहन अध्ययन किया है उन लोगों ने थ्योरीज भी दी होंगी। कितनी थ्योरीज है? तो पहला थ्योरी है बुलेट थ्योरी। बुलेट थ्योरी खतरनाक थ्योरी है। बुलेट थ्योरी रिफ्लेक्ट्स फियर एंड ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का डर और मास मीडिया की ताकत, ये बुलेट थ्योरी बताती है। इसमें ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है। इसमें ऑडियंस को बताया जाता है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, हमारे धर्म को खत्म कर दिया जाएगा। जोर जोर से बोल बोल के येलो जर्नलिज्म कर करके आपको मैनिपुलेट कर दिया जाता है। आप भी सोचते हो अरे हाँ यार खतरनाक हो जाएगा यार, सब हिंदू खत्म हो जाएंगे। इसे हम बुलेट थ्योरी कहते हैं। ये मास मीडिया का एक थ्योरी है। इस तरह की जर्नलिज्म चल रही है। या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करो, ये भी मैनिपुलेटिव जर्नलिज्म है। अगर किसी ने अपराध किया है और वो एक पर्टिकुलर धर्म विशेष का है, तो उस धर्म का नाम पर्टिकुलरली आप अटैच करो। और अगर वो दूसरे धर्म का है, तो उसके धर्म के नाम को अटैच करने की जरूरत नहीं है। ये मैनिपुलेशन का टेक्निक है जो जर्नलिज्म करता है। इसे हम बुलेट थ्योरी कहते हैं। इसके बाद साइकोलॉजिकल और इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी है। इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं, सिलेक्टिव एक्सपोजर और सिलेक्टिव परसेप्शन। ये भी बहुत बीमारी की तरह लोगों में फैला हुआ है। सिलेक्टिव एक्सपोजर क्या होता है? सिलेक्टिव एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि आप वही वही चीज देखोगे, मास मीडिया के थ्रू कंज्यूम करोगे, जो आपके विचारधाराओं के साथ अलाइन होती है। जैसे मान लो आप, आपको लगता है कि आपको एक पर्टिकुलर चैनल देखना चाहिए, आपको आज तक देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप आज तक देखना चाहोगे, सॉरी, क्योंकि आज तक जो कहता है या जी टीवी जो, जी न्यूज जो कहता है, वो आपके विचारधाराओं के साथ अलाइन होता है, तो आप वही देखोगे। इसका मतलब वो सेलेक्टिव एक्सपोजर। आप सेलेक्टिवली अपने आप को इंफॉर्मेशन की तरफ एक्सपोज कर रहे हो। आप अनबायस होकर इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हो। या फिर अगर आप थोड़े से अलग विचारधारा के हो, तो आप पर्टिकुलरली एक सर्टेन मीडिया हाउस को ही देखोगे। जैसे मान लो आपने क्विंट देख लिया, या प्रिंट देख लिया, या मान लो WIUN देख लिया, या ध्रुव राठी के वीडियोस देख लिए। ये भी सिलेक्टिव एक्सपोजर है। ऐसा नहीं है कि जो राठी जी के वीडियोस देख रहे हैं वो बहुत अनबायस्ड है, वो भी सिलेक्टिव एक्सपोजर ही है जो सिर्फ वो देख रहा है। और सिलेक्टिव परसेप्शन का मतलब क्या होता है? कि आपके पास अगर एक मैसेज आया, तो आप सिर्फ उतना ही मैसेज पढ़ोगे, उतने ही मैसेज को रीड करोगे जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो जाए। सिलेक्टिव परसेप्शन। जैसे, ये तो सब लोग करते हैं। मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपने स्पोर्ट्स का न्यूज़ देखा, और स्पोर्ट्स की न्यूज़ में आपको पर्टिकुलरली देखना था कि यार रोहित शर्मा ने कितना बनाया। आपको बाकी चीजों से मतलब नहीं था। आपने बस इतना देख लिया, रोहित शर्मा ने 100 रन बनाए और उसको आउट किया पैट कमिंस ने। इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ा। ये हुआ सिलेक्टिव परसेप्शन। आपने मैसेज का उतना ही हिस्सा देखा जितनी आपकी जरूरत थी, आपको उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं था, वो आपने छोड़ दिया। तो इसे हम साइकोलॉजिकल या इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी कहते हैं। इस पे याद रखिएगा, एक सिलेक्टिव एक्सपोजर होता है, एक सिलेक्टिव परसेप्शन होता है। एक होता है एक्सपोजर और एक होता है परसेप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजर्स फील्ड की थ्योरी है, पॉल लेजर्स फील्ड की, 1940 में दिया था। टू स्टेप फ्लो और मल्टी स्टेप फ्लो। टू स्टेप फ्लो क्या होता है? इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक गया, टू स्टेप। और मल्टी स्टेप यानी जब इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक गया, फिर दूसरे व्यक्ति ने उसे हर तरफ फैला दिया, मल्टी स्टेप फ्लो। और उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में ये ज्यादातर देखा जाता है। सरकार के पॉलिसीज को इस तरह से ही लोगों तक बताया जाता है, इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है। सरकार पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रेस वालों को पता चला, प्रेस वालों ने छाती पीट पीट के वो चीज बता दिया कि बहुत अच्छा है, इतना अच्छा बजट तो आज तक नहीं आया। मल्टी स्टेप फ्लो। इसके बाद और भी थ्योरीज है मास मीडिया में, जिसे हम सोशियोलॉजिकल थ्योरीज कहते हैं। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज यानी कि मास मीडिया की वो थ्योरीज जो समाज को इन्फ्लुएंस करती है, या समाज को डायरेक्टली, क्या कहूं मैं, इफेक्ट करती है। चाहे वो परिवर्तित कर रही हो, चाहे सुधार रही हो, पर वो इफेक्ट करती है। इसमें एक थ्योरी है कल्टीवेशन थ्योरी। जॉर्ज ग्रबनर ने दिया था 1967 में। ये कहती है कि मीडिया इफेक्ट ऑडियंस थ्रू विच दे अब्सॉर्ब डोमिनेंट सिंबल। मीडिया ऑडियंस को इफेक्ट करती है। इसके बाद एजेंडा सेटिंग थ्योरी, मैकॉम्स और शॉ ने दिया था 1972 में। इट
अबाउट वोटिंग ड्यूरिंग इलेक्शन। ये कहती है कि मीडिया का बहुत अहम भूमिका है कि इलेक्शन में वोट कैसे जाएगा या किस पार्टी को वोट जाएगा। एजेंडा सेटिंग थ्योरी, वही वही चीजें दिखाई जाएंगी जिसके थ्रू एक पर्टिकुलर पार्टी विशेष को आप जाके वोट डालो। कुछ यूट्यूबर्स भी अभी वही कर रहे हैं, वो पर्टिकुलरली इलेक्शन से पहले उन्होंने ऐसे ऐसे वीडियोस ही बनाए थे जिससे आप सर्टेन पार्टी को वोट ना दो। समझदारों को इशारा काफी है। इसके अलावा है यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, कार्ट्स ने दिया था अगेन, एलिहू कार्ट्स, इसके नाम मैंने पिछले वीडियो में लिया था 1959 में। ये कहती है कि यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन, यूजर्स कौन है? ऑडियंस जो मास मीडिया कंज्यूम कर रही है। और ग्रेटिफिकेशन क्या है? सेटिस्फैक्शन, उन्हें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मास मीडिया से कम्युनिकेशन कंज्यूम करके। ये जो दिया बाती वाला जोड़ी है, इसके थ्रू ही मास मीडिया चल रहा है, ये एलिहू काट्स ने कहा था। फिर आती है डिपेंडेंसी थ्योरी, जो फ्लॉर्ड ने और बॉल रॉकिच ने दिया था। ये साइकोलॉजिकल सोशल फैक्टर है that prevent media from exercising arbitrary control over audience। बहुत अच्छी थ्योरी है। इसके अलावा और भी थ्योरीज है। जैसे एक थ्योरी आई थी, मैं नाम भूल जा रहा हूँ। वो थ्योरी कहती है कि सोशल मीडिया पे जितना ज्यादा टाइम आप बिताओगे, आपकी रैशनल थिंकिंग उतनी कम जाती है, आप क्रिटिकल थिंकिंग उतना कम कर सकते हो सोशल मीडिया पे। और ये थ्योरी आज की नहीं है, ये थ्योरी बहुत पुरानी है, 80s 90s की थ्योरी है। उस समय इंस्टाग्राम नहीं था, पर उस व्यक्ति ने कह दिया था। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज है जो समाज को इन्फ्लुएंस करती है, जो इंसान को इन्फ्लुएंस करती है इन पर्टिकुलर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नॉर्मेटिव थ्योरी है मास मीडिया की, जैसे ऑथोरिटेरियन थ्योरी, सीबर्ट ने दिया था। ये कहते हैं कि प्रेस इज सबऑर्डिनेटेड टू स्टेट पावर एंड इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास। जो प्रेस है वो रूलिंग क्लास के अंदर दबा हुआ है। जिस तरह की सरकार होगी उस तरह की मीडिया होगी। अगर सरकार लेफ्ट विंग है तो मीडिया लेफ्ट विंग हो जाएगी, अगर सरकार राइट विंग है तो मीडिया राइट विंग हो जाएगी। फिर फ्री प्रेस थ्योरी, ये भी सीबर्ट ने दिया था, ये बेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी है, कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी है जो मार्क्स और एंगल ने दिया था। डेवलपमेंट थ्योरी है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी है। तो इस तरह से कई तरह के नॉर्मेटिव थ्योरीज भी हमें मास मीडिया में देखने को मिलते हैं। अदर इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मास मीडिया, इसको भी समझ लें। और कौन सी थ्योरीज है मास मीडिया की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, तो इसको समझते हैं। तो एक तो अपना है मास सोसाइटी थ्योरी। मास सोसाइटी थ्योरी डेनिस मैकवेल ने दिया था। ये थ्योरी एम्फेसिस करती है इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट एक्सरसाइजेस पावर इन द सोसाइटी। वो संस्थान जो पावर में है, जो सत्ता में है, जो सत्ता में है वो समाज को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो सत्ता में है वो समाज को इन्फ्लुएंस कर रही है। मास सोसाइटी थ्योरी यानी कि जो लोग मेजोरिटी में है वो समाज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए हैं वो समाज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसके बाद आती है पॉलिटिकल इकोनॉमिक मीडिया थ्योरी। ये मार्क्सिस्ट थ्योरी से लिंक है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी से। ये मीडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बताने से ज्यादा आइडियोलॉजिकल कंटेक्स्ट को बताती है। और हेगेमनी थ्योरी इसका ठीक उल्टा है, ये इकोनॉमिक सिस्टम को बताती है, आइडियोलॉजी को नहीं बताती। इसके बाद कल्चरल एंड सिमियोटिक थ्योरी आती है। ये कल्चर से रिलेटेड है, लिंग्विस्टिक मीनिंग से रिलेटेड है कि मीडिया कल्चर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। और सिमियोटिक मतलब क्या होता है? साइंस की भाषा है, साइंस की भाषा जो इशारों की भाषा होती है, उससे रिलेटेड जो मास मीडिया थ्योरी है। पीएस ने दिया था 1931 से 35, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। इसके बाद कैथारसिस, कैथारसिस से पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस आ चुके हैं। कैथारसिस थ्योरी सेमी और फ्रेशबैथ ने दी थी। ये कहती है कि मीडिया कंटेंट ऑफ वायलेंस हेल्प्स टू वेंट आउट फ्रस्ट्रेशन। यानी कि जैसे कि एनिमल मूवी है, एनिमल मूवी को आप पॉजिटिवली कैसे सपोर्ट करोगे? तो देखिए, एनिमल मूवी ने जो वायलेंस दिखाया वो एक तरह से अच्छा है, क्योंकि एनिमल मूवी का वायलेंस देख के कुछ लोगों का फ्रस्ट्रेशन रुका होगा। जो लोग अंदर से वायलेंस करना चाह रहे होंगे वो शायद उस मूवी को देख के शांत हो गए होंगे। कुछ लोग चढ़ भी गए होंगे, कुछ लोग को जुनून भी आ गया होगा, पर कुछ लोग शांत भी होंगे। कैथारसिस थ्योरी ये कहती है कि मीडिया अगर वायलेंस दिखाती है तो इससे हम अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाल सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है, वो आताताई ना बन जाए, इसलिए वो जाके बेटर है सिनेमा देख ले, ताकि सिनेमा देखने से वो अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट कर सके। कैथारसिस थ्योरी ये कहती है। और एक कहती है नार्कोसिस थ्योरी, जो अगेन लार्जस फील्ड ने दिया था। जो अभी मैंने कहा कि जितने ज्यादा आप सोशल मीडिया कंज्यूम करोगे आपकी लॉजिकल रीजनिंग उतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। नार्कोसिस थ्योरी बहुत पुरानी थ्योरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ओके। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन सोसाइटी, ये तो आप लोग समझ ही चुके होंगे क्या इम्पैक्ट है। तो इसके बाद कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स करेंगे हम, पर आज के लिए हम यहाँ को रोक देते हैं, यहाँ तक हम करते हैं इसको। और जितनी भी मास मीडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आपको चंद मिनटों में समझाया, चंद मिनटों में रिवाइज करवाया, और मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने बहुत इंटरेस्ट लेके इसे देखा होगा। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो आपको नार्कोसिस थ्योरी और कैथारसिस थ्योरी पता चल गई होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आप पछताओगे फिर,
मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, वापस आकर देख लेना। और प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड हिट द बेल आइकन। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम कम्युनिकेशन को ही कंटिन्यू करेंगे एंड विल मूव टू नेक्स्ट यूनिट इन सम डेज। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड डे अहेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। बाय बाय।